हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। अभी जो आप लोग स्टोरी सुन रहे हैं, स्टोरी नेम डेविल्स नॉटी वाइफ, चैप्टर 51, आई का आर्या को झाड़ू से मारना। अब तक रणविजय चौहान 28 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान, वो उस लड़की को बिस्तर पर पटकने के बाद अपने साठ को निकाल देता है। उसके बाद वो अपनी बेल्ट भी निकलता है और उस बेल्ट से उस लड़की को मारने लगता है। और उस लड़की की चीख पूरी भिला में गूंज रही थी और वहाँ पर काम करने वाले लोगों को भी बहुत दया आ रही थी उस बेचारी लड़की पे। जब तक वो लड़की आधमरी हो नहीं गई तब तक उस राक्षस ने उसे बेल्ट से मारा। उसके बाद उस बेल्ट को फेंका और उस लड़की पर टूट पड़ा। फिर से एक बार उस लड़की की दर्द भरी चीखें गूंज गई। पता नहीं किस पहर में ये सिलसिला रुका। उस हैवान ने उस लड़की को हर तरह से तोड़ दिया था। अब आगे आर्या आहिर से बोले जा रहा था, इस बात को भूल के कि अब उसकी सामत आएगी, क्योंकि उसने एक क्या बोल दिया कि उसके पीछे लड़कियां पागल है। आर्या तो जानबूझ के आई का ध्यान उसके दर्द से हटाने के लिए उसके साथ मजाक कर रहा था, पर मस्ती करते हुए उसने गंभीरता से ले लिया और उसे फ्लो में बोल दिया। वही आई तो उससे घूर रही थी कि जैसे वो आज आर्या को खाई जाएगी, क्योंकि एक तो आर्या उसे बोलने नहीं दे रहा था, ऊपर से खुद भी बोल रहा था और वो कुछ भी नहीं, बस आई के गुस्से को दबाए जा रहा था। और जब आई से सह नहीं गया, आई अपनी छोटी छोटी चूहे जैसे दांतों से आर्या के हाथ पर कस के काट लिया। लेकिन आर्या को तो फर्क नहीं पड़ता है, उसे तो बहुत सुकून महसूस हो रहा था। जैसे आई उसे दांत से काट नहीं रही थी बल्कि उसे किस कर रही थी। वही आई के काटने से आर्या के हाथों में आई की लार लग गई थी। थोड़ी देर बाद आई थक गई थी, उसने काटना छोड़ दिया और अपनी चमकाती आंखों से देखने लगा, ऐसे जैसे आर्या को दर्द हो रहा हो। पर आर्या के मुंह को देख आई का मुंह बन जाता है, क्योंकि आर्या के चेहरे पर दर्द नहीं सुकून था। आई को छोड़ने के बाद आर्या खुद ही अपने हाथों को उसके मुंह से हटा के एक बार अपने हाथों को देखता है जहाँ पर आई का लार लगा था। आई ने तो आर्या के खून भी निकलवा दिया था। आर्या अपने उसी हाथों को चूम लेता है जिस हाथों पे आई ने उसे काटा था। वही आर्या की ये हरकत देख आई अपनी आंखों को बाहर निकल देती है कि ये क्या कर रहा था आर्या। वही आर्या तो बस कल्पना करती है, अगर आई उसके साथ शादी हो जाएगी तो आर्या तो अपनी कल्पना की दुनिया में चला गया था। मतलब कि अपने सुहागरात की इमेजिन कर रहा था कि कैसे उसकी और आई की शादी बहुत ही शानदार और जोरदार धमाके से हुई। उसके बाद वो दोनों आर्या के कमरे में जाते हैं। आई तो जाते ही बोलती है, मिस्टर हैंडसम, मैं तो थक गई हूँ इस लहंगे में और इस पूरे शादी के रस्मे में। अब तो मुझ में चलने की भी हिम्मत नहीं है। अब आप मुझे उठा के बिस्तर पर लेके जाएंगे। आई की बातें सुनकर आर्या मुस्कुराते हुए आई को अपनी गोद में उठाकर बिस्तर तक ले जाता है और प्यार से उसे वहाँ पर बैठा देता है और फिर अपनी शरारत अंदाज में कहता है, लिटिल बन्नी, क्या मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूं? तुम तो थक गई हो ना। आर्या का ये शरारत अंदाज बहुत ही निराला था। वही आई समझ नहीं पाती आर्या क्या कहना चाहता है, तो वो भी क्यूटली अपना सर हाँ में हिलाते हुए हाँ कहती है, जिसे देख आर्या की तो मानो आंखें ही चमक जाती है। वो तो अपना हाथ बढ़ाकर आई के सिर से उसके दुपट्टे के बिल्कुल आराम से नीचे उतारता है। ये देख आई सकपका जाती है और एकदम से पीछे हटते हुए आर्या से बोलती है, ये आप क्या कर रहे हो मिस्टर हैंडसम? आई की बातें सुनकर आर्या आई से नटखट अंदाज में कहता है, लिटिल बन्नी, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, मतलब आज हमारा सुहागरात है, तो उसकी प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ मैं। वही आई आर्या को हिलाते हुए कहती है, मिस्टर हैंडसम, ये आप क्या कह रहे हो और क्या है आज हमारी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आर्या आई को हिलाने से अपने होश में आता है और उसे अब एहसास होता है कि उसने अपनी आखिरी कहे शब्द जोर से बोले दिए थे। और उसने आई को देखा जो अपनी आंखें टिमटिमाते हुए आर्या को कंफ्यूजन से देख रही थी। आर्या अपने में कहता है, ये क्या कह रहा था तू आर्या? और तुम कैसे कल्पना कर सकते हो, अभी तो लिटिल बन्नी बहुत ही छोटे हैं। और वो सब आर्या अपनी मुंडी नाम में हिलाता है। लेकिन आर्या को उस दिन का बेसब्री से इंतजार था कि एक दिन वो और आई ऐसे ही एक हो जाएगा।
वैसे तो वो अभी तक थे, पर उस अनुभव की अनुभव तो अलग ही होता है ना, जब वो दोनों एक पति पत्नी बन के एक दूसरे के साथ जीवन बिताएगा। वही एक बार फिर से आर्या को उसके ख्यालों से बाहर निकलते हुए आही उससे कहता है, मिस्टर हैंडसम, आप बार बार कहाँ खो जा रहे हो और आप क्या बोल रहे थे? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या आप मुझे समझाएंगे? आई की बातें सुनकर एक बार फिर से आर्या अपने मन में बोलता है, ये लिटिल बन्नी आज मुझे अच्छे अच्छे ख्वाब नहीं देखने देंगे। इतना सोच आर्या आई को देखते हुए जवाब देता है, तुम इतना ना सोचो लिटिल बन्नी, तुम्हारे बादाम से दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ प्रैक्टिकल रूप से बताऊंगा, ठीक है? इसलिए ज़्यादा ना सोचो तुम। वैसे भी अभी तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें बहुत चोट लगी है। आर्या की बातें सुनकर आई को उसकी पहली वाली बात याद आ जाती है कि उसके पीछे लड़की पागल है, और ये याद आते ही आई आर्या को गुस्से से देखता है और बोलता है, मिस्टर हैंडसम, आप कहना क्या चाहते थे कि आपके पीछे लड़कियां पागल है? अब आप मुझे एक बार ठीक होने दीजिए, उसके बाद मैंने आपको झाड़ू और बेलन से ना मारा तो मेरा नाम आही मल्होत्रा नहीं। अब आप आही मल्होत्रा को देखना, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? और अगर आज के बाद आपको अगर किसी और लड़की ने देखा तो आपकी खैर नहीं, समझे आप? आखिरी की लाइन आई ने बहुत तेज से चिल्लाई, जिस वजह से उसे खांसी आने लगी थी। आर्या आई को खांसते हुए देखकर उसकी पीठ सहलाते हुए रिलैक्स करने की कोशिश करता है और आई से बोलता है कि रिलैक्स लिटिल बन्नी, रिलैक्स। ठीक है, तुम पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम जो सज़ा देना चाहते हो वो दे देना। आर्या जितना हो सकता उतना आराम से आई को शांत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आई सच में बहुत गुस्से में आ गई थी और अभी बीमार भी थी। आर्या जिसने आई को बिठाया अब उसे लेटा दिया। वही आई थोड़ी देर में शांत हो जाती है, उसके बाद वो आर्या को घूरती है। ऐसा लग रहा था कि जब तक वो आर्या को सजा न दे तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी, और ये बात आर्या समझ रहा था। लेकिन आई के सामने तो वो बोल गया और अब उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि उसे ये बोलना क्या ज़रूरत था। लेकिन आई के सामने तो बोल गया, बाकी तो कोई उसे कुछ नहीं कह सकता, चाहे वो कोई हैवानी क्यों ना कर ले। वही आई होश में आ गई थी। ये बात अब तक सबको पता चल गया था, इसलिए सब गेट पे ही खड़े थे। आई और आर्या को अपनी प्यार भरी निगाह से देख रही थी। सबको इनका हल्का सा नोक-झोंक बड़ा प्यारा लग रहा था। वो सब तो बेहद खुश थे कि आई अब ठीक हो गई। इसका असली कारण तो सिर्फ कार्तिक और आदित्य जान रहे थे। वही हर्षवर्धन जी और अशोक जी खुश थे, लेकिन उन्हें आर्या से जलन हो रही थी कि आई इतना प्यारा नोक-झोंक आर्या के साथ कर रही थी। बेचारा समझ नहीं पा रहे थे वो जेलस हो या फिर खुश। शंभव जी बड़े मज़ा ले रहे थे कि अशोक और हर्षवर्धन जी को जलकर देखकर, और उन्हें इसलिए बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि ये नज़ारा देखने में कहीं नहीं मिलता था। आर्या को भी समझ में आ गया था कि सब उन दोनों को देख रहे थे, और उसे ये समझ में आ गया था कि दो लोग उससे जल रहे थे। इसलिए उसने उन दोनों को और ज़्यादा जलाने की सोचा, और बिना कुछ सोचे समझे आई के होठों पे अपना होठ रख देता है। आई आर्या को ऐसे अचानक किस करने से सक पका जाती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आर्या को देखने लगती है। वही बाहर गेट पे जो सब खड़े थे वो भी अपनी आंखें बड़े किए और मुंह खुले कुछ देर तक ये देखता है, फिर सब खुद ही शर्मा के बाहर चला गया। वही हर्षवर्धन जी और अशोक जी अपना पेट पकड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। उन्हें तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, लेकिन वो अपनी बेटी और होने वाले दामाद के रोमांस के बीच में नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। अब वो आही से बाद में मिलेंगे। उन दोनों को तो ये समझ में आ रहा था कि ये सब आर्या ने जानबूझ के किया है ताकि वो जल सके। वही आर्या तो बस अशोक जी और हर्षवर्धन जी को चिढ़ाने के लिए आई को किस कर रहा था, लेकिन आई के होठ को छूते ही वो बहक गया। उसके बाद तो उसने आई को और भी ज़्यादा पैशनेट से किस कर रहा था। इसी किस में वो अपने अंदर छुपे बेचैनी को बाहर निकल रहा था, क्योंकि वो भले ही किसी को नहीं दिखा रहा था, लेकिन वो भी हर्ट हुआ था। आई को देख के बहुत ज़्यादा घबरा गया था, उसे बेचैनी भी होने लगी थी। ये तो आर्या जानता था कि उसने उस समय खुद को कैसे संभाला था। आर्या आई को लेके बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर आई उसकी जान है तो मतलब ये है कि आई की जान को उससे भी ज़्यादा खतरा है।
और आर्या ये सब सहन नहीं कर सकता था कि आई पे किसी की भी नज़र पड़े। पर कहता है ना कि हम चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना बने, हम हर चीज़ पर नियंत्रण नहीं कर सकते। वही यहाँ पर भी हुआ था। आर्या को पता था कि कोई उस पर हमला करने वाला था, लेकिन उसने ये बात हल्के में ली थी क्योंकि वह सोचता था कि ऐसे चिल्लर लोग उसका क्या बिगाड़ लेंगे। वैसे तो वो अभी भी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन आही उसी समय पे उस जगह पहुंच गई और ये हादसा हो गई। नहीं तो आर्या अगर बाहर जाता तो उसे समझ ज़रूर आता कि एक कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आर्या ने खुद को ऐसे तैयार किया था कि वो जगह देख के ही बता दे सके कि कुछ गड़बड़ है या नहीं। आर्या अभी भी आई को बस धीरे से चूमे जा रहा था। आर्या तो जैसे आई को छोड़ने का मूड में नहीं था। वो अपने दिल और अपने मन में उठ रहे तूफान को अभी भी आई के पास रखकर और इस किस के शांत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो आई को देखने पर उसे पूरा दुनिया की सुकून मिलता था। लेकिन जब आई उसके साथ मस्ती करती है ना, उससे बात करती है या उसे सजा देती थी, तब आर्या को तो अलग ही सुकून मिलता था। जब आर्या 9 साल का था तभी उसे किसी ने एक ऐसा दवा दे दी थी जिसके प्रभाव में उसे लोगों के पास रहने से घुटन होने लगती थी। और ऐसे ही एक बार आर्या की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। फिर जब सबने उसे डॉक्टर को दिखाया तब पता चला कि आर्या को केमिकल दिया था, जिस वजह से आर्या को दूसरे लोगों के पास रहना उसे खुद में घुटन महसूस हो रही थी। उसका इलाज तो करवाया गया, लेकिन उस इलाज के साइड इफ़ेक्ट्स भी थे, इसलिए वो अब सबसे दूर रहने लगा था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे अब उसे एलर्जी हो रही है। लेकिन आर्या का ये भ्रम तब टूटा जब एक बार आर्या रटर विला से दूर एक गार्डन में अकेला बैठा था। वह बहुत शांति थी। तभी आर्या महसूस करता है कि उसके बगल में कोई बैठा है। आर्या को इस बात से पहले तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि कोई उसके पास रह सके। लेकिन तभी आर्या को सोचता है कि अब उसे एलर्जी क्यों नहीं हो रही, और उसे बेचैनी भी होने लगी। वो चौंक गया था। उसने साथ बैठे लड़की को देखा जो खुद भी इस शांत भरे माहौल में अपनी आंखें बंद किए बस सुकून को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। आर्या भी ज्यादा ध्यान न देते हुए अपनी नज़र वहाँ से फेर लेता है, और उसके कुछ देर बाद आर्या के कानों में एक आवाज़ आती है जो शायद उस बाजू में बैठे लड़के की थी, जो बोल रहा था, कार्तिक। कार्तिक मल्होत्रा नाम है मेरा। कार्तिक का नाम सुनकर आर्या भी बोलता है, आर्या सिंह राठौर। आर्या ने बस इतना ही बोला था। उसके बाद वो चुप हो गया था। तभी कार्तिक उसे पूछता है, वैसे तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो? कार्तिक की बातें सुनकर आर्या कुछ देर सोचता है कि वो क्या बोले, क्योंकि वो तो किसी से बात नहीं करता और ना ही किसी से कुछ जवाब देता। पर आर्या को पहली बार किसी के पास बैठकर बेचैनी नहीं हो रही थी, इसलिए वो जवाब देता है, बस सुकून को ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ भी वो सुकून नहीं है। खैर, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आर्या की बात सुनकर कार्तिक भी कहता है, मैं तो बस अकेला में कुछ समय बिताने आया था। मेरे तो बस भाई है, मुझे एक ही बहन चाहिए जिसमें हमेशा सबसे सुरक्षित रह सकूं, जिसके लिए मैं सबसे लड़ सकता हूँ, जो मेरी दुनिया हो। लेकिन पता नहीं मेरा ये मनोकामना कब पूरा होगा। कार्तिक की बातें सुनते ही आर्या कार्तिक से पूछता है, मतलब तुम्हारी कोई बहन नहीं है? तुम्हें तो बुरा लगता होगा ना जब तुम्हारे पापा की बहन आती है तो तुम्हें और अपनी बहन की कमी ख्याल होती है। ये पहली बार था शायद जब आर्या ने सामने से किसी से कुछ पूछा था। वही कार्तिक अपना सर नामे हिलाते हुए कहता है, हमारे खानदान में 10 पीढ़ियों से लड़की हुई नहीं, देखो शायद इस बार कुछ हो जाए। आर्या आगे कुछ नहीं कहता। आज पहली बार था जब आर्या ने इतना खुल के बातें की थी। 6 महीने बीत गए थे, पर आर्या पहले जैसे किसी से नहीं मिलता था। डॉक्टर ने बोला था कि साइड इफ़ेक्ट में आर्या को लेडीज़ के पसीने में एलर्जी हो सकती थी, या फिर उनके टच करने से भी हो सकते हैं, क्योंकि आर्या को जिसने भी केमिकल वाला दवा दी थी उसने इस बात का ध्यान दिया था कि अगर आर्या का इलाज हो भी जाए तो वो भी आगे अपने वंश को बढ़ा ना पाए। इसलिए उसने खास तौर पे ऐसा दवा तैयार की थी कि अगर ऐसा दवा का कोई इलाज हो तो उसकी साइड इफ़ेक्ट ऐसे हो कि आर्या किसी भी लड़की को छू ना पाए। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन डॉक्टर ने इसके साइड इफ़ेक्ट को नाकाम करने की कोशिश की थी, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वैसे ही पहली बार था
जब आर्या और कार्तिक एक दूसरे से बात की थी उसके बाद तो वो दोनों ज़्यादा बात नहीं करते थे, पर सब कुछ समझते थे एक दूसरे की मन की बात। प्रेजेंट में आर्या आई को बहुत लॉन्ग और पेशेंट किस किया जा रहा था। आर्या को तो होश तब आया जब आई ने उसे हिलाया। तब आर्या आई को देखता है जिसका चेहरा लाल हो गया था, क्योंकि इतनी देर से आर्या जो उसे डीप किस किया जा रहा था। लेकिन जब आई को सांस लेने में समस्या होने लगी तब आई ने आर्या को उसके होश में वापस लाया। आर्या के छोड़ते ही आई लंबा लंबा सांस लेने लगी। आर्या आई को शांत कराते हुए बोलता है, लिटिल बन्नी, तुम बस एक छोटी सी किस में ही इतना थक जाते हो, आगे क्या होगा? जब किस के बाद वो सब होगा। आई तो आर्या की इस बात सुनते ही कि एक छोटी सी किस थी, बाकी तो उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। आई अपनी आंखें छोटी करके आर्या को घूरता है और उसे गुस्से में बोलता है, मिस्टर हैंडसम, आप कितने बड़े डेविल हो। एक तो आपने मुझे थका दिया, ऊपर से इतनी देर से बस किस किए जा रहे हो और अब बोल रहे हो कि मैं छोटी सी किस में थक जाती हूँ। अब से आपको एक भी नहीं मिलेगी, समझे आप? इतना बोल आई अपनी मुंडी दूसरी तरफ कर लेता है। वही आर्या आई के बातें सुनकर डेविल स्माइल करता है। भला आई उसे कैसे रोक सकती थी। आर्या अपना पासा फेंकते हुए अपने उदासी भरी आवाज़ में कहता है, लिटिल बन्नी, क्या तुम मुझे मना कर रही हो? ठीक है, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं डालूंगा। अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। आर्या ऐसा बहुत ही उदासी और लाचारी से बोल रहा था कि आई सोचने लगे कि आर्या सच में उदास हो, कि आर्या को पता था कि आई उसे उदास नहीं देख सकता था, इसलिए वो आर्या को खुश करते हुए बोलती है, अच्छा मिस्टर हैंडसम, मैं आपको नहीं रोकूंगी, प्लीज़ आप उदास मत होइए। आई की बातें सुनकर आर्या डेविल स्माइल करता है, क्योंकि उसे पता था, इसीलिए वो आई को इमोशन किया ताकि आई उसे मना ना कर पाई, और हुआ भी ऐसा। आर्या और आई आपस में मस्ती कर रहे थे। तभी आर्या को किसी का मैसेज आया। आर्या उस मैसेज को पढ़ता है तो उसकी आंखें हद से ज़्यादा बड़ी हो गई, लेकिन वो तुरंत खुद को नॉर्मल कर लेता है, क्योंकि अभी उसके साथ आई थी और वो आई के सामने ऐसे नहीं देख सकता था जिससे आई को डर लगे। आर्या आई के माथों को प्यार से चूमते हुए उससे अपनी नरम आवाज़ में कहता है, लिटिल बन्नी, अब तुम बाकी सबसे मिल लो, सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। मुझे अभी किसी काम से जाना है तो मैं बाद में आती हूँ, ठीक है? आई आर्या की बातें सुन के उसे सवालिया नज़र से देखते हुए कहता है, मिस्टर हैंडसम, क्या आपका काम मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आप मुझे छोड़कर जा रही हो? बाकी सबसे मैं मिल लूँगी, लेकिन प्लीज़ अब मत जाइए ना। बाकी सबसे मैं मिल लूँगी, लेकिन